जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ एसएससी एमटीएस या हवलदार एग्जाम को देखते हुए या बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम को देखते हुए या इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें मैथ सेक्शन पूछता है, उसमें ये सेशन बड़ा ही आपको हेल्पफुल रहने वाली है। और ये मॉक टेस्ट 71 है, बिल्कुल परीक्षा के जैसा प्रश्न रहने वाला है। जो भी आपके एग्जाम में आजकल पूछ रहा है, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित ये सवाल रहने वाला है और बहुत ही आपको फायदा करने वाला है। प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन आप करें, है ना, प्रैक्टिस प्रत्येक दिन करें। और ये मॉक टेस्ट 71 है, इसके पहले 70 तक कराया जा चुका है और उसको अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से आप इजीली देख सकते हैं और बहुत मजा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, है ना, ताकि जो भी आपको यूनिक चीज या यूनिक अप्रोच, बेस्ट अप्रोच दिखाई दे, तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या कर दें कि सब लोग लाइक कर दें, है ना, सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है। ये रहा आज का सेशन का पहला सवाल। आज के सेशन का पहला सवाल देखेंगे कैसे चटकाया जाता है। बोला है सवाल में कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 444 होल 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए चटकाने का, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए एक बात बताइए, 444 होल 4/9% का वैल्यू होता कितना है। तो बेसिकली इसको दो हिस्सों में आप लिख सकते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। 400% अलग लिख सकते हैं और 44 होल 4/9% अलग लिख सकते हैं, अच्छा 400% का मतलब होता है 400% का वैल्यू क्या होता है 4, और 44 होल 4/9% का वैल्यू क्या होता है, तो कहीं 4/9 होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौका 36 और 4 40 बटा क्या हो गया 9। अब ये जो 9 है ना, नीचे वाली संख्या, ये बेसिकली मूल संख्या हो जाएगी। ये बेसिकली क्या हो जाएगी? मूल संख्या हो जाएगी, जो संख्या आपको निकालनी है। अब एक बात बताइए, मूल संख्या 9 है, तो 9 में कितना जोड़ा जाएगा कि 40 होगा? अरे 9 में कितना जोड़िएगा कि 40 होगा? तो कहेगा 31 जोड़ेंगे। तो आपके हिसाब से 31 जोड़ा जा रहा है, आपके हिसाब से 31 जोड़ा जा रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 930 जोड़ा जा रहा है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो 31 से एक बार में 31 3 जा 93 और 1 0 है तो 1 0, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो बोला है मूल संख्या बताइए। तो मूल यहाँ कितना यूनिट है? 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 3 27, 270 हो जाएगा। यानी 270 आपके सवाल का आंसर हो गया। 270 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 270 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, पहला सवाल आपने एक झटके में चटका दिया, बिल्कुल एक झटके में, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। आराम से सीखते चलिए, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। ये रहा आज का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को कैसे चटकाएंगे वो देखिएगा। सवाल में बोला है कि अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहां दिया है 30 के पावर 5 इंटू 24 के पावर 5, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस 30 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 दूना 6, 6 5 30, पावर 5 है तो पावर 5 रहेगा, बहुत शानदार। अच्छा 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को आप 2 के पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24, और पावर कितना है 5 है तो 5 रहेगा, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ 2 के पावर, ये 2 3 5, ये तीनों का पावर 5 है ना, इसका मतलब पार्टिकुलर भी तीनों का पावर 5 है। मतलब 2 के पावर 5 अलग लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 अलग लिख सकते हैं,
और 5 के पावर 5 भी अलग लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी 2 के पावर 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 हो गया। और यहाँ 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 5 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब देखिए, जिसका बेस सेम है उसको एक साथ रखिए। यहाँ भी 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, पावर ऐड कर देंगे तो 15 और 5 मिलकर 20 हो गया। बहुत शानदार। यहाँ भी 3 बेस है, यहाँ भी 3 बेस है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 5 और 5 मिलकर 10 हो गया। बहुत शानदार। और यहाँ 5 के पावर क्या है, 5 है। बहुत शानदार। अब अभाज्य कारकों की संख्या बताना है तो कैसे निकालेंगे, पावर को ले लीजिए 20, ठीक है, यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर पावर कितना है 5, सबको ऐड कर दीजिए। 20 10 30, 30 और 5 35, और यही 35 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 35 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो भी एक झटके में। देखिए सवाल में क्या बोला है कि 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। लड़कों के औसत 63 है और लड़कियों के 70 है। तो पूरी कक्षा के औसत बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। 90 टोटल विद्यार्थी हैं, इसमें से क्या क्या हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। गर्ल्स 60% है, गर्ल्स कितने हैं 60%, तो बॉयज कितने होंगे 40%। अच्छा, इसका रेशियो निकालिएगा काट कर, तब 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें लड़कों का औसत कितना दिया है, तो लड़कों का औसत 63 है और लड़कियों का औसत कितना है, तो कहेगा कि लड़कियों की संख्या 70 है। बहुत शानदार। अब आगे देखिए, अब एक बात बताइए, लड़कों का औसत 63 है, लड़कियों का औसत 70 है, तो पूरी कक्षा में औसत निकालना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, इसमें क्या करें कि ये भी औसत है, ये भी औसत है, तो नया एवरेज निकालने का क्या ट्रिक है, क्या करिए कि ये भी औसत है, ये भी औसत है, दोनों में छोटी औसत कौन है, 63 है। 70 और 63 में छोटी कौन है, 63 है, तो 63 हमने मान लिया औसत। एवरेज हमने मान लिया 63 मान लिया, 70 और 63 में छोटी कौन है, 63 है, तो छोटी वाली जो औसत है उसको हमने एवरेज मान लिया, औसत मान लिया, ठीक है। उसके बाद अब एक बात बताइए, 63 से 70 कितना अधिक है, 63 से 70 कितना अधिक है, तो कहिएगा 7 अधिक है। कितने पर, 3 पर, तो 7 पर कितना होगा, 7 त्रिका 21 अधिक हो गया। ये जो 21 है ना, ये सब में बटेगा। सब में बटने का मतलब जितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितना है, यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि 63 प्लस 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20 और 5 दूना 10। 63 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, और 0.2 है तो 2। 67.2 आपके सवाल का आंसर हो गया। 67.2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार तरीका है इस सवाल को चटकाने का, सबसे बेहतर तरीका यही है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। सवाल में कहता है कि 56 गेंदों को 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य निकालिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक देखिए। एक बात बताइए, लॉस इक्वल टू क्या होता है, तो कहिएगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है हानि बराबर। अब एक बात समझिएगा ट्रिक और अप्रोच। जब आप 56 गेंदों के क्रय मूल्य से, समझिएगा बात, जब आप 56 गेंदों के कॉस्ट प्राइस से 56 गेंदों का सेलिंग प्राइस घटाते हैं, जब आप 56 गेंदों का क्रय मूल्य से जब आप 56 गेंदों का विक्रय मूल्य घटाते हैं, तो 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि के सामने हमने लिख दिया 14 इंटू क्रय मूल्य यानी सीपी। अब एक बात बताइए, ये 56 माइनस में इधर जगह तब प्लस में होगा ना, और ये 14 सीपी है इधर जगह तब माइनस में होगा। तो 56 में से 14 घटाइए तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, 42 कॉस्ट प्राइस हो गया।
और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 56 सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, यहाँ 42 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, 56 सेलिंग प्राइस का कीमत कितना दिया है सवाल में, कहा है 3570 रुपया। देखिए यहाँ बोला है ना 56 गेंदों को 3570 रुपये में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस इसका कितना दे दिया है 3770 रुपये 56 गेंदों का। तो यहाँ से कटेगा 7 से कटिए, 7 छक 42, 7 पचे 35, 7 कम 7 0, 6 से काटिए, 6 से 6 48 और 6 पचे 30, 6 48 हो गया। 6 से भाग देंगे 5 से 10 में तो 48 8 बार में कटेगा और फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 पचे 30, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया 85 रुपया। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ गया, तो कहेगा कि 85 रुपया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है और कैसे चटकाएंगे एक झटके में, समझिए बात ध्यान से। कहता है कि एक आदमी 40 रुपये में तीन की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा 60 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। बोला है कि यदि वह सभी संतरे 50 रुपया में 3 की दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए इसको चटकाने का। जब 40 रुपया में 3 की दर के संतरे से खरीदा जाता है तो CP1 कितना हो जाएगा, 40 रुपया में 3 की दर से संतरे खरीदा जाता है तो एक संतरे का कीमत कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 40/3। एक संतरे का कीमत कितना हो जाएगा 40/3। दूसरा CP कितना है, दूसरा CP निकालिएगा तो 60 रुपया में 5 की दर से खरीदा जाता है तो एक संतरे का कीमत कितना हो जाएगा 60/3 हो जाएगा। बहुत शानदार। बेचा कितना में जा रहा है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50 रुपया में 3 की दर से बेचा जाता है तो एक संतरे का कीमत 50/3 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऐड करिए, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो 40 और 60 मिलकर 100 हो गया, नीचे 3 है तो 3 हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और ये सेलिंग प्राइस आपका दिया है 50/3। इसको बैलेंस करने के लिए नीचे 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 से दोनों में गुणा कर देते हैं, इधर भी इधर भी, तो 3 कट गया तो कॉस्ट प्राइस हो गया कितना बाबू 100, ठीक है। और 3 कट जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बाबू 50, ठीक है। अब देखिए, अब 100 रुपये में खरीद कर 50 रुपये में बेचा जा रहा है। अच्छा माफ़ी चाहेंगे, यहाँ दूसरा वाला कॉस्ट प्राइस में बोला है 60 रुपये में 5 की दर से खरीदा जाता है। 5 की दर का मतलब एक संतरे का कीमत हो जाएगा कितना बाबू, तो कहेगा कि 60/5, तो 3 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, तो 15 से गुणा करना पड़ेगा सब में। यहाँ से माफ़ी चाहेंगे, फिर से इसको बना देते हैं, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर गलती हुई थी, CP1 क्या हो जाएगा, CP1 40/3 हो गया, CP2 क्या हो गया 60/3 हो 60/5 होगा, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। यहाँ 3 5 3 का एलसीएम 15 होगा, तब 15 से सब में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 3 से काटेंगे 5 बार में तो 40 बचे हो गया 200, ठीक है। 5 से काटेंगे 3 बार में तो 6 3 18 हो गया 180। 3 से काटेंगे 5 बार में तो 50 25 यानी 250 हो गया। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 200 और 180 मिलकर 380 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 यानी 38 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेचा जा रहा है। 38 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेचा जा रहा है, कितने की हानि हो रही है, तो कहिएगा कि यहाँ 13 रुपये की हानि हो रही है, कितने पे 38 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा 19 बार में 2 से कटेगा, 2 से 50 बार में 13 5 65 यानी 650 हो गया, नीचे 19 हो जाएगा, 19 3 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 65 में से 57 घटाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा।
तो 19×3=57, 34% लगभग हानि होगी। लॉस कितनी की होगी? लगभग 34% की हानि होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? बी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि 7 पुरुष या 14 महिलाएं किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए बोला कि 7 मैन कितना दिन में कर सकते हैं काम? 27 दिन में। और यही काम 14 महिलाएं भी 27 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, अब इसका इफिशियंसी निकालिए। 14 महिलाएं तो डब्लू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये 27 से 27 कैंसिल, 7 से 7 दूना 14, यानी मैन इक्वल टू 2 ओमेन हो गया। तो मैन और ओमेन का इफिशियंसी हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब देखिए ये भी टोटल वर्क है और यह भी टोटल वर्क है, किसी में भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें रखते हैं, तो 7 मैन, तो एक मैन की क्षमता कितना है? 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। इंटू 27 है तो 27, ये टोटल वर्क है। ठीक है, कितना पुरुष है? तो बोला है 21 पुरुष। तो एक पुरुष का क्षमता 2 है, तो 21 पुरुष का क्षमता हो जाएगा 21 दूना 42 प्लस 21 महिला भी हैं। तो एक महिला की कीमत क्षमता कितना है? 1 है, तो 21 महिला की क्षमता 21 होगा। ठीक है, इसका मतलब इसको 7 × 2 × 27 लिख सकते हैं। नीचे ऐड करेंगे तो 63 होगा। 9 से 9 3 27 और 9 7 63, 9 से 9 3 27, 9 7 63 और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6। 6 दिन में काम वो कंप्लीट कर लेंगे, यानी 21 पुरुष और 21 महिला मिलकर उस काम को 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, वो भी एक झटके में। अगला सवाल कैसे चटकाएंगे वो भी एक झटके में, समझिएगा बात। सवाल में क्या बोला है? बोला है कि शांत जल में नाव की गति दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव कितने समय में धारा के साथ और धारा के विपरीत 84 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी? ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। अब देखिए बोला है शांत जल में नाव की चाल को हम x मान लेते हैं। नाव की चाल को x मान लेते हैं, जिसका दिया है स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा धारा की गति कितनी मान लेते हैं? y मान लेते हैं, जिसकी गति दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल में। ठीक है, अच्छा समय बराबर क्या होता है? तो कहिएगा कि समय बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस कितना है? तो कहेगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा धारा के साथ और धारा के विपरीत है ना, दोनों तय करते हैं। तो धारा के साथ स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों जोड़ देंगे। धारा के साथ स्पीड क्या होता है? दोनों जोड़ देते हैं, तब 20 और 8 मिलकर 28। अच्छा धारा के विपरीत कितना किलोमीटर? तो 84 किलोमीटर वो भी जा रहा है। धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? तब 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए होता क्या कि ये डिस्टेंस है 84 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए पानी इधर बहती है और नाव भी इधर बहता है। मान लीजिए नाव भी इधर बहता है। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो जाहिर बात है कि इसका स्पीड बढ़ेगा। तब बढ़े मतलब जोड़ देंगे, 20 8 मिलकर 28 कर दिया। अच्छा अब धारा इधर बह रही है, लेकिन ये नाव इधर पहुंचकर फिर वापस आ रही है। मान लीजिए फिर वापस आ रही है, तब धारा के विपरीत आएगी। तो जब धारा के विपरीत आएगी तो स्पीड घटेगा ना बाबू, तब 20 में से 8 घटाएंगे तो 12। ये मैंने किया। ठीक है, अब देखिए 28 3 84, 3 हमने लिख दिया। 12 7 84, 7 लिख दिया। 7 3 मिलकर 10, यानी 10 घंटा लगेगा।
10 घंटा धारा के साथ और धारा के विपरीत जाकर आने में 10 घंटे का समय लगेगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में क्या बोला है? बोला है कि यदि प्याज की कीमत 24 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाती है तो एक परिवार को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? देखिए, अब ट्रिक देखिए, आपको एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए ट्रिक देखिए, एक बात बताइए। देखिए प्राइस जो है 24 रुपया से बढ़कर कितनी हो गई? 36 रुपया हो गई। अब बोला है कि उसके खपत में कितना कमी करे कि उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े, उसके खपत में कितनी कमी की जाए। सबसे पहले इसको काटिए 4 से 6 से, 6 चौका 24, 6 से नहीं 12 से, 12 दूना 24 और 12 तेईस 36। तो जब भी इस तरह के सवाल आपके दे कि प्राइस में कुछ बढ़ जाए या कुछ घट जाए या कहे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो खपत में कितने कमी की जाए, तो डायरेक्टली इसका इन्वर्स कर दीजिए। इन्वर्स का मतलब ये 3 यहाँ कर दीजिए और ये 2 यहाँ कर दीजिए। अब देखिए ना, पहले खपत 3 होती थी, अब 2 होने लगी। कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। कितने पर? 3 पर। तो 100 पर कितना? इसका मतलब कि 100/3 और 100/3 का मतलब होता है 33.33% आपका आंसर हो जाएगा। 33.33 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार तरीका है सवाल को चटकाने का, सबसे बेहतर तरीका यही है। और आगे बढ़ने से पहले अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि यहाँ पर दिया है 55, 53, 53, 57, 59, 60, 69 और 41 संख्याओं की माध्यिका बताइए। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाते हैं। अवरोही क्रम या आरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटा कौन है? 53 है। 53 के बाद 55 है। 55 के बाद 57 है। नहीं, सबसे छोटा है 41। सबसे छोटा कौन है? 41। 41 के बाद 53। 53 के बाद 55 और 55 के बाद 57। 57 के बाद 60 और 60 के बाद 69। 2 4 6 7 है। 2 4 6, 2 4 6 7 है। कितना कम हो गया जी? 41, 53, 55, 57। 57 के बाद आपको 59 भी है, माफ़ी चाहेंगे 59 भी है। 59 के बाद 60 भी है और 60 के बाद 69 भी है, 69 भी है। ऐसे सजा दिया हमने आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में मैंने सजा दिया। फिर से साफ साफ लिख देते हैं 41, 53, 55, 57, 59, 60 और 69 मैंने साफ साफ लिख दिया। इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए बढ़ते क्रम में सजा दिया तो माध्यिका निकालने का सबसे शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। देखिए इस तरह का सवाल चटकाने का तरीका है कि लेफ्ट से हटाइए, राइट से हटाइए, फिर लेफ्ट से हटाइए, फिर राइट से हटाइए, फिर लेफ्ट से हटाइए, फिर राइट से हटाइए। क्या बच गया? 57 और यही आपका माध्यिका हो गया। यही आपके सवाल का माध्यिका हो गया। आधे इधर बांट दीजिए, आधा इधर बांट दीजिए, जो बच गया वही आपके सवाल का आंसर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप चाहते तो घटते क्रम में भी सजा सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। बढ़ते क्रम या घटते क्रम, जिसमें आपको सहूलियत मिले उसमें सजाइए और आधे को एक तरफ हटाइए और आधे को एक तरफ, और जो बच गया वही आपका माध्यिका। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। देखिए
यहां पर कहता है कि 10 पुरुषों और 5 महिलाओं के समूह में 4 व्यक्ति को इस तरह चुना जाना है कि समूह में 3 पुरुष और 1 महिला है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी होते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा। देखिए 10 पुरुष से 10 पुरुष में से कितना पुरुष चुनना है, तो 3 पुरुष चुनना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 5 महिला हैं। कितने महिला हैं? 5 महिला है। 5 महिलाओं में से 1 महिलाओं को चुनना है, ठीक है। अच्छा, सवाल में और बोला है 3 पुरुष और 1 महिला, तो मल्टीप्लाई देंगे। अगर और नहीं कहता या, सवाल में क्या कहता? या कहता, तो या कहता तो हम प्लस करते हैं। क्या करते बाबू? हम प्लस करते हैं। या कहता तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेकिन यहां पर और बोला है, और बोलेगा, देख लीजिए, और बोलेगा, बोला है ना सवाल में 3 पुरुष और 1 महिला, तो और बोलेगा तो इनके दोनों के बीच में हम मल्टीप्लाई देंगे। अगर सवाल में या कह दे, या तो या कहेगा तो प्लस लिखेंगे। आई होप की बात समझ में आए। अगर इसी सवाल में कहता 3 पुरुष या 1 महिला, तो हम यहां मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसको लिखने का क्या ट्रिक है। देखिए 10 यहां 3 है, तो 10 को 3 बार लिखिए घटते क्रम में, तो 10 के बाद 9 के बाद 8। 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि नीचे 3 है। अगर 4 होता तो 4 बार लिखते, तब इंटू देकर 7 भी लिखते घटते क्रम में। अच्छा, 3 है तो 3 को लिख सकते हैं घटते क्रम में, 3 × 2 × 1, उसके बाद इंटू। अच्छा, 5 को कैसे लिखते हैं? 1 बार लिख सकते हैं, 5 को 1 बार लिख सकते हैं। 5C1 का मतलब 5 पे होता है। अब देखिए, अच्छा देखिए, यहाँ कटेगा 2 से 4 बार में, और 3 से 3 3 का 9 हो गया। यहाँ हो गया 5 चुका 20, 20 3 60, 60 में 10 से गुणा करेंगे तो 600। 5 चुका 20, 20 3 60, 60 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 600। और यही 600 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 600 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार ट्रिक है और बेस्ट अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिएगा, सवाल में कहता है कि 2 साल के लिए 30,000 रुपया की राशि पर सीआई और एसआई, सीआई यहाँ पर सी नहीं एसआई होना चाहिए, एसआई और सीआई का अंतर, एसआई और सीआई का अंतर 147 है। देखिए 2 साल के लिए ना सीआई और एसआई का अंतर का फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है PR² बाई 100 का XOR, याद रहेगा। 2 साल का सीआई और एसआई का ट्रिक क्या याद रखेगा? फार्मूला PR² बाई 100 का XOR, इसी में रख दीजिए। 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर दिया कितना है सवाल में? तो कहेगा 147 दिया है, बहुत शानदार। अच्छा, पी प्रिंसिपल कितना दिया है? 30,000 दिया है, तो हमने 30,000 लिख दिया, बहुत शानदार। अच्छा, R² निकालना है, दर निकालना है, दर मतलब R, रेट निकालना है, तो R² वैसे ही रहेगा। और 100 का XOR का मतलब 100 को 100 × 100 लिख सकते हैं। 2 मिलकर 4 0, 4 0 से 4 0 खत्म हो गया। 3 से काटिएगा, 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और 3 27, यानी R² का वैल्यू हो गया 49। तो R बराबर कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 7। 7% आपके सवाल का आंसर हो गया। 7% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है और इसको कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला है सवाल में, ध्यान से समझिएगा। सवाल में क्या बोला है कि वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 15 और 20 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? तो 99,999, यही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब देखिए 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 8, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसी 120 से भाग दीजिए 99,999 में, तो 12 × 96 हो गया।
960 हो जाएगा, 8 बार में कटेगा तो 960, यहाँ 39 हो गया। फिर 9 है तो 9 आएगा, फिर 12 तिहाई 36 3 बार में, 12 तिहाई 36 मतलब 360, नीचे 9 यहाँ 3, ये कट गया 9, फिर 12 तिहाई 36 मतलब 360, तो यहाँ 9 यहाँ 3, यानी ये जो 99,999 है, इसमें से अगर 39 घटा देंगे तो 120 से पूरा पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 99,999 में से 39 घटाइए तो कितना हो गया, 06999। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। इसका मतलब 120 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। जब 120 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो 8 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, 20 से भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब संख्याओं का तो एलसीएम आया है 120। तो जब 120 से कटेगा तो इन्हीं चारों संख्याओं से भी कटेगा। इसका मतलब आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। एक तरीका और है जो एक झटके में चटका दीजिएगा। सीखा जाए तो सीखिए। एक तरीका और है जो एक झटके में चटका दिया जाएगा। देखिए कैसे, ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऑप्शन की सहायता से आपको बोला है कि 8, 12, 15 और 20 से कटने वाली संख्या बतानी है 5 अंकों की। तो ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन है 99,950, दूसरा ऑप्शन है 99,940, तीसरा ऑप्शन है 99,980 और चौथा ऑप्शन है 99,960। अब ट्रिक देखिए चटकाने का। एक बात बताइए कि 8, 12, 15 और 30 में 15 को लीजिए। 15 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 15 का फैक्टर 3 × 5 होगा और 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5 होगा। तो ये 2 दूना 4 इसमें शामिल है और 5 भी इसमें शामिल है। तो इसमें भी इसको भी फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 8 जो है, दोनों 2 इसमें शामिल दिख रहा है। तो हमने देखा कि सबसे कट जाएगा सभी संख्याएं, 8, 12, 20 से कट जाएगा, लेकिन 15 से हमको दिक्कत लग रहा है। तो हमने क्या कि 15 एक संख्या ले लिया जिसमें 3 और 5 आता है। अब देखिए सबके लास्ट में 0 है, तो जब सबके लास्ट में 0 है तो 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब चेक कर लेते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 से पूरा पूरा कटेगा? तो अब देखिए 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 9 आता है, 9 आता है, लेकिन 5 नहीं आता है, खत्म हो गया। ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 9 आता है, 9 आता है, 4 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 9 आता है, 9 आता है, 8 नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 9 आता है, 9 आता है, 6 भी आता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी जब 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया तो चौथा ऑटोमेटिक सही है। जब 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। इसमें पेन भी नहीं छूना था, आप एक झटके में चटका देते अगर थोड़ी सी भी बुद्धि आपके पास होती तो। अगर प्रत्येक दिन आप जुड़ते हैं तो। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका देखिए। टाइम एंड वर्क से महिला और पुरुष पर लगातार आपको क्वेश्चन मिल रही है, मतलब बड़ा महत्वपूर्ण है ये सवाल। बोला है कि 3 पुरुष मतलब 3 मैन और प्लस 5 महिला मतलब 5 वोमेन मिलकर कितना दिन में काम को करते हैं? तो कहेगा कि 6 दिन में करते हैं। अच्छा, यही काम 4 पुरुष यानी 4 मैन, 9 महिलाएं यानी 9 वोमेन मिलकर कितना दिन में काम करते हैं? तो 4 दिन में करते हैं। तो 7 दिनों में कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? अगर 7 दिन में काम को करना हो तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो आप देखिए इस सॉरी देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका इफिशियंसी निकालेंगे मैन और वोमेन का। कैसे? तो 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 2 बार में, 3 से गुणा करेंगे 3 मैन प्लस 5 थी 15 वोमेन। यहां आ जाइए 4 दूना 8 मैन प्लस 9 दूना 18 वोमेन। ठीक है। अच्छा, ये 8 मैन इधर जाएगा, 9 मैन में से 8 मैन घटाएगा तो 1 ही मैन बचेगा। अच्छा, 15 वोमेन जो है 18 वोमेन में से घटेगा, इधर आकर घटेगा तो 3 वोमेन हो जाएगा। इसका मतलब मैन और वोमेन की इफिशियंसी हो गया 3/1 हो गया। ठीक है, यानी मैन की क्षमता 3, वोमेन की क्षमता 1। अब 7 दिनों में करना है, तो 7 दिनों में करना है तो 7
दिनों में कितनी महिलाएं, तो 7 वोमेन कह देते हैं, बराबर 7 वोमेन कह देते हैं। वोमेन का वैल्यू निकालना है, वोमेन कह देते हैं, बराबर कितनी, इधर टोटल वर्क है तो टोटल वर्क इधर ले लेंगे, 3 मैन, एक मैन की क्षमता कितना है, तो 3 प्लस 5 वोमेन, तो एक वोमेन की क्षमता कितना है, 1 है, और इनटू यहाँ पर 6 है तो 6। अब 7 वोमेन बराबर 3 त्रिका 9 और 5 कम 5, तो 9 और 5 14, और इंटू 6 है तो 6, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 6 दूना 12, यानी वोमेन की कितनी जरूरत पड़ेगी, 12 वोमेन की जरूरत पड़ेगी। कितने वोमेन की जरूरत पड़ेगी, 12 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी अगर 7 दिन में काम को कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो गया बी, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, अगला सवाल देखेंगे कैसे चटकाया जाता है वो समझिए। बोला है कि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलकर अपने गंतव्य तक पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय की गणना करें जो अपनी सामान्य चाल से चल रही है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि नया जो चाल है, न्यू चाल, वो एक्चुअल चाल की कितनी गुनी है, बोला है 3/5 चाल से चलती है, एक्चुअल चाल से। तो यहाँ पर न्यू और एक्चुअल अगर निकालना चाहें, न्यू और एक्चुअल, तो नया का 3 और एक्चुअल का 5 हो जाएगा, नया के 3 और एक्चुअल का 5 हो जाएगा। ये इनका स्पीड है, ये इनका स्पीड का रेशियो है। तो अगर टाइम सेम और अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, इनवर्स होता है। ऐसा कब, जब टाइम डिस्टेंस सेम रहे, दोनों का समान दूरी बोला है ना, ट्रेन द्वारा समान दूरी तय करने में, तो इनका टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है इनवर्स होता है, यानी 5 यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए एक बात बताइए, ये 5 से 3 हो गया, 5 से 3 हो गया, यानी कितना देरी हो गया, 2 यूनिट का। 5 के बाद 3 हो गया, कितना के देरी हो रही है, 2 यूनिट की। और सवाल में बोला है कि यही 2 यूनिट का वैल्यू 40 मिनट दिया है, क्योंकि सवाल के हिसाब से 40 मिनट की देरी हो रही है और आपके हिसाब से 2 यूनिट की देरी हो रही है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो बोला है एक्चुअल चाल से चल रही है, तो एक्चुअल चाल की कितनी टाइम है, 3 यूनिट है टाइम। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू 20, यही 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, और इस सवाल को आपको होमवर्क में हम देंगे। इस सवाल को किस में देंगे, होमवर्क में देंगे। और होमवर्क में सॉल्व करके कहाँ आपको आंसर देना है, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। कहाँ इसका आंसर दीजिएगा, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर। ठीक है, सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और देखते हैं कि सबसे पहला आंसर किसका आता है, अगर बन सके तो सवाल बस इतना ही था आज के सेशन में। बड़ा ही मज़ेदार और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल था। कैसा लगा बताइएगा, अगर बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।